अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने शुरू करना है। मेरी आवाज़ वगैरह तो क्लियर है ना? जी। आज हमने शुरू करना है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जिसका नाम है IS 16। ठीक है, ये शुरू करने से पहले ना जरा हम कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। एसिड क्या होता है? आप दोनों में से कोई एसिड की डेफिनेशन बता दो जल्दी से, जिसको भी आती हो। दोनों को नहीं आती? करंट एसिड होता है, नॉन करंट एसिड होता है। मैंने एसिड की टाइप्स नहीं पूछी, मैंने पूछा एसिड क्या होता है। एक हमारा एहसास है जो भी हमारे चीज काम आए। ऑन करती है वो एसिड होता है। जो भी चीज़ कंपनी ऑन करती है वो एसिड होता है। अच्छा, पास्ट ऑब्लिगेशन की वजह से पता नहीं सर, सारा चलो मिक्स ठीक हो है, गया। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब सुनो, एसिड क्या होता है? एसिड इज अ रिसोर्स। एक ऐसा रिसोर्स होता है which is owned and controlled by the entity as a result of past event। अपने पास लिखते जाओ जल्दी जल्दी। and from which future economic benefits are probable। ये जब नोटिफिकेशन आता है आप लोगों को बात आती है? नहीं। अच्छा जी, एक एसिड क्या होता है? एसिड एक ऐसा रिसोर्स होता है विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द एंटिटी। एंटिटी जिसको ओन करती है। ओन करने का मतलब क्या है? उसकी मालिक है। ओन कैसे करती होगी? उसका लीगल ओनरशिप लेटर उसके पास होगा, या लीगल टाइटल उसके पास होगा। ठीक है, लीगल टाइटल क्या? वो एक कागज होगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि भाई ये जो एसेट है, जैसे हमारे पास अगर कोई बंदा बाइक ऑन करता है तो वो कैसे साबित करेगा? तो वो बाइक की कॉपी दिखाएगा, उसके ऊपर नाम लिखा होगा कि ये 125, इसका चेसिस नंबर ये, मॉडल नंबर ये, इस बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड है, तो हमें पता लग जाएगा कि ये इसका है। तो एक एसेट एक ऐसा रिसोर्स होता है जो कंपनी ऑन भी करती है और कंट्रोल भी करती है। उसके लिए दोनों शर्त जरूरी है। बाद टाइम आपको डेफिनेशन जो लिखी हुई मिलेगी ना, जो बच्चे होते थे आप जब तब ये पढ़ते थे कि ऐसा रिसोर्स जो एंटिटी ने ऑन किया हुआ है, तो हम उसको कहते थे एसेट। लेकिन उसके साथ असल जो डेफिनेशन है वो क्या है? एसेट इज अ रिसोर्स विच इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। कंट्रोल के अंदर ऑन छुपा हुआ होता है खुद, तो मैंने इनको सेपरेटली करके लिख दिया। कोई भी एक ऐसा रिसोर्स जो एंटिटी ऑन करती है और उसको कंट्रोल भी करती है। बाद टाइम ऐसे होता है कि हम चीजों को ऑन तो कर रहे होते हैं लेकिन वो कंट्रोल के किसी और में होती है, कोई और बंदा उनको कंट्रोल कर रहा होता है। तो ऐसी सी चीजों को, ऐसे से एसेट को हम अपना एसेट नहीं समझेंगे कि वो हमारा एसेट नहीं है। ठीक है, एसेट एक ऐसा रिसोर्स है विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। कोई पास्ट इवेंट की वजह से एंटिटी इसको ऑन कर रही है। पास्ट इवेंट क्या होगा? पास्ट इवेंट क्या होगा? पास्ट में की जाने वाली कोई भी पास्ट इवेंट का मतलब है की आज एंटिटी एक चीज को ओन कर रही है, आज एक एंटिटी कह रही है कि मैं इस चीज की मालिक हूँ और इस चीज को मैं कंट्रोल करती हूँ। तो इसके पीछे पास्ट इवेंट क्या है? पास्ट इवेंट क्या है? उसने परचेज किया होगा, तभी तो ये बात कर रही है ना। एक बंदा खड़ा होकर कहे कि मैं आज पास हो गया हूँ, मैं पास हो गया हूँ, ठीक है, मेरे इतने परसेंट 90% मार्क्स आए हैं, तो इसका मतलब है उसने पेपर दिया होगा पास्ट में और वो इसलिए कह रहा है कि आज मैं पास हो गया। तो इसके पीछे पास्ट इवेंट क्या है? एग्जाम्स।
ठीक है। तो एसिड की डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास? एसिड एक ऐसा रिसोर्स है जिसको एंटिटी ओन भी करती है, मालिक भी है उसकी, लीगल ओनरशिप भी है उसके पास, उसको कंट्रोल भी करती है, और एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, किसी पास्ट इवेंट की वजह से उसको ऑन कर रही है और कंट्रोल कर रही है। पास्ट इवेंट का मतलब पहले उसको खरीद के लेके आई थी, तो आज उसकी मालिक भी है और उसको कंट्रोल भी करती है, और उससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आने हो, हमें फ्यूचर में कोई बेनिफिट्स आने हो, उससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स आने हो। बेनिफिट्स दो तरह से आ सकते हैं हमें, या वो हमें रेवेन्यू जनरेट करके दे एसेट, या वो हमारी कॉस्ट को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। रेवेन्यू जनरेट करके दे तो साफ आपको समझ आती है कि भाई वो एसेट हम खरीद के लेके आए हैं, पास्ट इवेंट उसको खरीदना था, तो उसने फ्यूचर में ना हमें फायदा देना है, उसने ना फ्यूचर में हमें पैसे कमा के देने हैं, तो ये बात तो आपको बिल्कुल सीधी सी समझ आ जाती है। लेकिन वो हमारी कॉस्ट के अंदर रिडक्शन कर दे, इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर हम पेन बनाते हैं, ठीक है, ये जो स्पेशलाइज पेन है जिससे मैं स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, ये पेन हमें फॉर एग्जाम्पल 10,000 का कॉस्ट करता है, हमारी लेबर जो है ना 10,000 का एक पेन बना के देती है, 10,000 का एक पेन। अब मैंने एक ऐसी मशीन मंगवाई है बाहर से जो ये एक पेन ना 5,000 का बना के देगी, तो कॉस्ट के अंदर जो रिडक्शन आई है वो भी हमें बेनिफिट है ना हमारा। जी। तो एसेट से हमें बेनिफिट किस तरीके से आ सकते हैं? दो तरह से, या तो हमें वो रेवेन्यू जनरेट करके देगा, या वो हमें कॉस्ट में रिडक्शन ला के देगा। तो एसेट एक ऐसा रिसोर्स जिसको एंटिटी ऑन और कंट्रोल करती है ड्यू टू अ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच द इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। वो बेनिफिट क्या हो सकता है कि वो हमें रेवेन्यू जनरेट करके दे एसेट, ऐसे पेन बना के दे जिसको हम बेचें और बाद में हमें पैसे मिले, उसको कहेंगे हमारा रेवेन्यू, जिससे हमें सेल भी कह सकते हैं जिसको, ठीक है। या वो एसेट क्या करे, हमें कॉस्ट के अंदर रिडक्शन ला के दे। अच्छा, एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं साथ ही। शिराज आपको बात क्लियर है? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ना यहाँ देख लो कि एक्सपेंसेस जो होता है ना, एक्सपेंडिचर्स, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हो आप इसको, एसिड एक्सपेंडिचर भी कहते हो, ठीक है, इसके मुख्तलिफ नाम है। आप इसको कहते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे, या एसिड एक्सपेंडिचर है। मैं आपसे ना एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, ये कंपनी है, फॉर एग्जांपल कंपनी का नाम है एबीसी, उसने ना एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है, वो बिरयानी वगैरह बेचती है, उसने पता क्या किया, ये 2001 के अंदर उसने बिजनेस शुरू किया, ये 2002, ये जी 2003। कंपनी ने पता क्या किया जी, कंपनी कहने का यार जी मैंने अब जो बिजनेस शुरू किया ना, ये बिजनेस शुरू करके ना मुझे जो सेल आई है ना, आप उसको कह सकते हो कि वो जो सेल आई है उसको, मिसाल के तौर पे 500 की सेल आई है, ठीक है, बिजनेस यहाँ पे ना बिरयानी बेचती है, और ये जो मैंने सेल किया ना, मुझे एक बिरयानी की जो कॉस्ट पड़ी थी ना, वो फॉर एग्जाम्पल 300 पड़ी थी, ठीक है। प्लस मैंने पता क्या किया, एक एसी है ना, जो एसी एसी इंस्टॉल करवाया अपनी दुकान के अंदर, ताकि लोग ना मेरी दुकान के अंदर बैठे हैं आके, और वो मेरी दुकान में ना आके फायदा उठाएं, जहाँ पे एसी लगा होगा गर्मियों के अंदर, तो बेहतरीन मेरी बिरयानी को एंजॉय करेंगे। उसने एक पूरे का पूरा एसी की जो कॉस्ट है ना, मिसाल ले लो 400 रुपये का एसी है, ठीक है, वो माइनस कर दो। अब पहला साल आ गया जी, हमें कितने का लॉस आ रहा है? 200 का। कंपनी ने कहा यार ये क्या हुआ, पहले ही साल मैंने सोचा था कि बिरयानी को बेचूंगी और कारोबार करूंगी और पैसे कमाऊंगी, मैंने बिरयानी भी सस्ती बनाई, लोग 700 की बेचते, मैंने 500 की बेची, लेकिन मुझे फिर भी लॉस आ गया यार, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, फिर कंपनी ने कहा चलो कोई बात नहीं, बड़ा दिल रखते हैं, अल्लाह मदद करने वाला है। अगला साल आ गया, उसने ना फिर 500 रुपए की बिरयानी बेची, और वो 300 रुपए की ही बनाई, ठीक है। अब एसी तो एक बार लगवा लिया, बार बार एसी थोड़ी लगवाएगा, एसी तो एक साल लगाया तो उसने फायदे देते रहना हमें।
अब जी प्रॉफिट आ गया कितने का? इस साल हमें क्या आ गया जी? 200 का प्रॉफिट। प्रॉफिट आ गया, शाबाश। ठीक है। अब आप लोगों से पूछता हूँ, क्या ये मैंने फेयर प्रेजेंटेशन की है? अपने आप से पूछो, क्या नहीं। फेयरली प्रेजेंट की है चीजों में? नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर। एक एसी जिसने मुझे फायदा देना था अगले 4-5 साल, मुझे उसने 5 साल फायदा देना था, मैं एज्यूम करता हूँ कि मुझे इसने 5 साल चलना है मेरे पास। ठीक है। मैं उसको अगर पूरे का पूरा 1 साल में एक्सपेंस आउट कर दूंगा, मतलब एक्सपेंस आउट आसान लफ्जों में कहूँ कि मैं उसको पूरे का पूरा 1 साल में ही माइनस कर दूंगा। ठीक है। तो ये एक फेयर प्रेजेंटेशन नहीं है। जिस चीज से मुझे 5 साल फायदा आना है, मैं उसको अगर पहले साल में ही पूरा माइनस कर दूंगा, तो ये होगा कि एक एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी हमारी पीएनएल के अंदर। वो एबनॉर्मेलिटी क्या होगी? जिस साल एक हमने कोई एसेट खरीदा होगा ना, उस साल हम लॉस में चले गए होंगे। मे बी जरूरी नहीं है, क्या पता हमारी सेल बहुत ज्यादा हो और लॉस ना है, लेकिन हमने उसको पूरे का पूरा क्या कर दिया, इस साल माइनस कर दिया, तो एक एबनॉर्मेलिटी आ गई। ठीक है। हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट में एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जब आपको एक एसेट से फायदा आना है ना, एक एसेट से आपको फायदा आना है 5 साल, ठीक है, तो उसको आप यकदम पूरे का पूरा एक्सपेंस आउट नहीं कर सकते। पूरे का पूरा एक्सपेंस आउट नहीं कर सकते। आप क्या करोगे? उसको, उसकी कॉस्ट को स्प्रेड कर दो, उसकी कॉस्ट को स्प्रेड कर दो उसकी यूजफुल लाइफ पे। कॉस्ट को स्प्रेड कर दो किस चीज पे? यूजफुल लाइफ पे। हमने कहा ये क्या होता है जी? उसने कहा ये जो 400 है ना, इसको ऐसे ना माइनस करो। अच्छा, हमने कहा फिर कैसे माइनस करें? उसने कहा देखो ये 400 है ना, तो इसने तुम्हें 5 साल फायदा देना है, तो 1 साल का फायदा कितना होगा? जल्दी से कैलकुलेट करो। 80। मैं कैलकुलेटर उठा लेता हूँ। 80 आ रहा है। अच्छा जी, 80 आ गया। ठीक है। तो उसने क्या कहा कि एसी को जो इंस्टॉल करो ना आप, एसी से आप क्या करो, आहिस्ता आहिस्ता फायदा लो। यहाँ पे 80 माइनस करो, तो आपको क्या आ जाएगा? लॉस 120। नहीं आएगा, 120। फिर 80 माइनस करो यहाँ से। 120। ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। फिर 80 माइनस करो अगले साल, फिर 80 माइनस करो अगले साल। इस तरह 5 साल आप क्या करो, उस एसेट से अगर आपको 5 साल फायदा आना है ना, तो उसको, उसकी कॉस्ट को स्प्रेड कर दो उसके यूजफुल लाइफ के ऊपर। अब देखो इससे हमें फायदा कैसे मिल रहा है? हमने पढ़ा था ना कि एक एसेट हमें दो तरह से बेनिफिट दे सकता है, ये हमें पैसे कमा के दे दे, या हमारी कॉस्ट को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। ये थी मेरी सेल। जरा ये बात ना छोटी सी ना ऐसी कर रहा हूँ, ऐसी अगर समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ आए ना तो समझ जाना, फिर कभी जिंदगी में आई जाएगी समझ। ये थी मेरी सेल 500 की, इसमें से 300 रुपए का खर्चा माइनस हो गया और 80 का खर्चा माइनस हो गया। अगर ये खर्चा माइनस ना हुआ तो मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट कितना आता? 200। मैं मिसाल के तौर पर टैक्स देता हूँ 10% के हिसाब से, तो 200 के ऊपर जब 10% लगाता तो मैं 20 रुपए क्या देता, टैक्स वालों को टैक्स दे देता। ठीक है। अगले मैं फिर कहता हूँ कि अब जी ये 80 रुपए का खर्चा था और ये माइनस हो गया, अगर माइनस करने के बाद अब मेरा प्रॉफिट कितना आया जी? 120। अब अगर मैं इसके ऊपर 10% टैक्स का रेट लगाऊं, तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे टैक्स वालों को? 12 रुपए। तो मुझे 8 रुपए की कॉस्ट सेव करके दे रहा है ये खर्चा। ठीक है। ठीक है। अगर तो समझ आ गई ये बात जो मैंने की है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो मटी डालो। ये एसेट हमें आ कैसे गई। बेनिफिट दे रहा है? मुझे रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रहा। बेशक मुझे सेल यूनिट बना के दे रहा होगा, मुझे रेवेन्यू भी जनरेट करके दे रहा होगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, दे रहा होगा, लेकिन इसकी कॉस्ट भी मुझे बेनिफिट दे रही है। कैसे? मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस आउट कर रहा हूँ, और उस एक्सपेंस आउट करने की वजह से मैंने इंपैक्ट बता दिया छोटा सा, कि एसेट हमें या रेवेन्यू जनरेट करके सेल यूनिट्स बना के भी फायदा दे सकता है, और दूसरी तरह से भी दे सकता है। बात समझ आ गई हो तो ठीक है, नहीं आई हो तो ये एडिशनल बातें थी। और जो हम एसेट की लाइफ को, जो स्प्रेड, एसेट की कॉस्ट को जो हम स्प्रेड कर देते हैं उसकी यूजफुल लाइफ के ऊपर, इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? तो इससे पहले आप अपने डिप्रिसिएशन। जी अपने पहले सब्जेक्ट्स के अंदर ये चीजें आप पहले से बहुत डीप डाउन पढ़ के आए हुए हो, तो मैं उसके ऊपर आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो ये कुछ बातें थी छोटी छोटी जो बताना मकसूद था। तो समझ आ गई हो तो ठीक है, नहीं समझ आई हो तो तब भी ठीक है।
ये थे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, हम अब अपने ना मेन बात की तरफ आते हैं। ये हमारे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, ये इसको पीरियड कॉस्ट भी कह सकते हो आप। पीरियड कॉस्ट का मतलब ये होता है ऐसी कॉस्ट जो एक पीरियड में इनकर हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। हमने एक रिपेयर की है, रिपेयर करवाया अपने ना मशीन को। अब जब हमने मशीन को रिपेयर करवाया ना, तो हमने 800 रुपये पे किए। मैं अपने आप से पूछो, क्या इस जो आपने खर्चा किया, इससे पूरे का पूरा बेनिफिट आपने इसी साल इसी पीरियड के अंदर उठा लिया बेनिफिट? अब आपने रिपेयर करवाई और रिपेयर करवा के आपने बेनिफिट उठा लिया, बेनिफिट यूज कर लिया इस 800 रुपये का पूरा? नहीं। जो भैया आपने रिपेयर करवाई है, इसको क्या पूरी जिंदगी इस्तेमाल करते रहोगे? नहीं। पेड़ का आपने इफेक्ट तो रहेगा। फिर रिपेयर के इफेक्ट को आप मजीद बढ़ाते जाओ, क्योंकि रिपेयर का इफेक्ट रहेगा, उस रिपेयर की वजह से ऐसे हुआ, उस रिपेयर की वजह से ऐसे हुआ। मैं आपको कहता हूँ कि आपने ना एक नॉर्मल खर्चा किया, आपने एसी को इंस्टॉल करवाया, ठीक है, दीवार के अंदर। इंस्टॉल करवाने के लिए एसी के ऊपर ना जाओ, एसी क्या चीज है, एसी को ना ध्यान में लेके आओ। इंस्टॉल करवाने के लिए आपने 50 रुपए दिए, उस 50 रुपए का बेनिफिट आपने उठा लिया। जी। वो बेनिफिट क्या था? एसी को उस दीवार के अंदर लगाना था। अब ये ना सोचो कि उस एसी को चलाएंगे फिर उससे ठंडी हवा आएगी, ठंडी हवा आएगी तो मुझे सुकून मिलेगा, मेरे सर को सुकून मिलेगा। अगर मेरे सर को सुकून मिलेगा तो मैं बीमार नहीं होंगी, मैं बीमार नहीं होंगी तो दवाई नहीं लूंगी, दवाई नहीं लूंगी तो मेडिकल स्टोर नहीं जाऊंगी, जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वो नहीं लगेगा। आगे से आगे जितनी मर्जी क्रोनोलॉजीज बनाते जाओ। सिर्फ उस चीज को वहां पे रख के सोचो कि मैंने जो इसको दीवार में इंस्टॉल करवाना था, इस एसिड को मैंने दीवार में इंस्टॉल करवा के फायदा ले लिया 50 रुपए से। जी। जी ले लिया 50 रुपए का फायदा। लेकिन अगर मैं एक एसिड परचेज करके लेके आया हूँ, एक एसिड को परचेज करके लेके आया हूँ, क्या करके लाया हूँ? परचेज। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा काम क्या था, मेरा बेनिफिट क्या है कि मैं इस एसिड से फायदा कैसे लूंगा, आहिस्ता आहिस्ता इसको चला के। तो मैं क्या एक ही पीरियड के अंदर इससे फायदा ले लूंगा? नहीं, जिस तरह आहिस्ता 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 ये एसिड चलता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता एसिड चलता जाएगा, तो मुझे फायदा होगा। मैं आसान रखता हूँ, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, ईद करीब आने वाली है, आप जाके आप गए, आपके दोस्त की शादी है, ये ईद है, ईद से एक दिन पहले चांद रात थी, जो चांद रात पे गए आपने जाके फेशियल वगैरह करवाया, ठीक है, जो आप भी करवाते हो, स्किन पॉलिश वगैरह जितनी भी होती है, वो सब कुछ करवा के ना आप उस टाइम गोरे चिट्टे होके वापस आ गए। ईद वाले दिन आपने उस चीज का बेनिफिट उठा लिया, लेकिन वो बेनिफिट ये उठाया कि आप माशाल्लाह गोरे चिट्टे हो गए हो, शिराज भी गोरा चिट्टा हो गया, शिराज भी जाके करवा के आया। अब आप लोग दोनों इतने गोरे हुए हो कि अगली ईद तक आप लोगों को ना जरूरत ही नहीं पड़ी दोबारा फेशियल करवाने की। अब आपने क्या पूरी आप इसको पूरी जिंदगी इस फायदे को अपने साथ गले में टांग के घूमोगे कि इससे मुझे नो। पूरी जिंदगी फायदा आता रहेगा, अब क्योंकि मैंने एक बार फेशियल करवा लिया था, मैं पूरी जिंदगी गोरे रहूंगी? नहीं, उस चीज का वो जो एक्सपेंस आपने किया फेशियल के ऊपर 500 लगाया, उसका फायदा आपने उठा लिया ईद वाले दिन। आपका मकसद क्या था? अगर ये बातें ऐसे नहीं समझ आई ना, तो दूसरे तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है, बहुत इजी करते हैं बात। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का क्या मतलब होता है? जो हमारे रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स होते हैं, रिकरिंग का मतलब जो रेगुलर हमारे खर्चे हो रहे होते हैं ना, रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं ना, रोजमर्रा के एक रोजमर्रा के खर्चे से मुराद रिपेयर का खर्चा मैंने भी लिखा था। रिपेयर से मुराद ये है कि हमारी एक मशीन है, उसमें से ना पेन बनते हैं। जब भी 100 पेन बन जाते हैं ना, तो मशीन को खोल के धोना पड़ता है, और धो के दोबारा से ऑयल शॉयल लगा के उसके बाद दोबारा 100 पेन बनाती है मशीन। ये काम बहुत जरूरी है। तो अब वो जो 100 पेन है, उस 100 पेन से बेनिफिट हम उसी पीरियड में उठा लेंगे ना। तो हमारे जो रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं ना, आप इसको रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं ना, उनसे हम ना उसी पीरियड के अंदर फायदा उठा लेते होते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड कहता है उनको ना उसी पीरियड के अंदर क्या कर दो, एक्सपेंस आउट। ये आपने कॉस्ट में पढ़ा हुआ था ना, ये फायदे चीजें जी। याद हो गई आपको? और कैपिटल एक्सपेंडिचर या एसेट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? ऐसा खर्चा हम एक मशीन के ऊपर ऐसा खर्चा करें, ये मशीन है, इस मशीन के ऊपर अगर हमने कोई नॉर्मल खर्चा किया है, तो उसका बेनिफिट इसी इसी पीरियड के अंदर हम कंज्यूम कर लेंगे। हमने इस मशीन को धुलवा दिया, धुलवाया तो ये थोड़ी गोरी चिट्टी होगी, हमने उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने लगे, फिर से 4-5 दिन 10 दिन बाद वो फिर मैली हो जाएगी, तो हमने उसका जो है बेनिफिट उठा लिया। लेकिन इस मशीन के अंदर ना हमने एक पुर्जा चेंज करवा दिया, वो पुर्जा ना तकरीबन 10 लाख रुपए का था, 12 लाख का था। ये मशीन खुद 20 लाख की है सिर्फ, ठीक है, 100,000 की।
ठीक है। और हमने इसमें क्या किया, 12 लाख का नया पुर्जा डलवा दिया। अब वो जो नया पुर्जा हमने डलवाया ना, उसने इसकी एफिशिएंसी भी चेंज कर दी। पहले अब मशीन जो है ना 2 घंटे में 1 यूनिट बना रही थी, लेकिन उसने ना जो पुर्जा चेंज किया उसे 1 घंटे में 1 यूनिट बनाने लगी। एफिशिएंसी के साथ इसकी आउटपुट भी चेंज होगी, यानी एक्टिविटी लेवल। पहले 2 यूनिट बना रही थी, अब 1 घंटे के अंदर 2 यूनिट बना रही है, ये 3 यूनिट बना रही है। तो अब बात को पूरी को समराइज करके बताता हूँ। पूरी बात का मतलब यह है कि अगर आप किसी एसेट के ऊपर कोई खर्चा करो और वो खर्चा रेगुलर नेचर का हो, रेगुलर नेचर का हो, मतलब उसका बेनिफिट आप उसी पीरियड के अंदर कंज्यूम कर लो, ठीक है, तो उसकी एंट्री आप सिर्फ एक्सपेंस के तौर पे कर लोगे कि आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन लेकिन आपने ऐसा खर्चा किया जिससे एसेट की लाइफ इंक्रीज होगी, एसेट की आउटपुट इंक्रीज होगी, एसेट की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ठीक है, तो आप उस खर्चे को फौरन एक्सपेंस आउट नहीं करोगे। आप कहोगे कि मुझे इससे अब 2 3 4 साल फायदा आता रहेगा इस खर्चे से, ठीक है। जैसे एसी से हमें 2 3 4 साल फायदा आना था ना, तो हम क्या करेंगे, इसको एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कर देंगे। कहानी समझ आई है इतनी सारी जो मैंने बात की है? ये सर आगे। जी आपको समझ आई? अच्छा, ये तो थियोरेटिकल बातें थी, ठीक है। अगर तो समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा, हमने अब जी अभी है सर। हमने शुरू करना है बकायदा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, IS 16। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होता क्या है? ठीक है, ये हमारा नॉन करंट एसेट होता है। लेक्चर को स्टॉप करते रहना और नोटिंग करते रहना साथ साथ, ठीक है। हमारा ऐसा नॉन करंट एसेट जो हमने हेल्ड किया हो, जो हमने अपने पास रखा हुआ है, नॉट फॉर रीसेल। हमने इसको ना दोबारा बेचना नहीं है। हमने इसको जो खरीद के लेके आया ना, इसका मकसद ये नहीं है कि इसको आगे बेच देना, ठीक है। ये टेंजिबल फिजिकल एसेट है, इसको हम हाथ लगा के टच करके देख सकते हैं। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो किसी चीज के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है हमने, इसकी टेंजिबल फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। ये हमारे ऑपरेशनल यूज के लिए है, ठीक है। या हमने एक एसेट को रेंट पे दे दिया, रेंटल के लिए दे दिया। इसको हम इस मकसद के लिए नहीं लाए थे, हमने इस मकसद के लिए इसको नहीं खरीदा था कि हम इसको रेंट पे देंगे। मैं इस बात को अभी क्लियर नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि आपने अभी आपके स्टैंडर्ड भी है, आपने जो पढ़ना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसमें ऐसे एसेट्स आएंगे जो आप सिर्फ लेके ही इसलिए आए हो, लेके ही सिर्फ इसलिए लेके आते हो कि आप उसको क्या करोगे, आगे रेंट पे दोगे। कुछ प्रॉपर्टीज है, कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, कोई लैंड या लैंड होगी या कोई बिल्डिंग होगी जो आपने खरीदी होगी सिर्फ इसी मकसद के लिए कि आप उसको रेंट पे दे दोगे, तो वो आप जाके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पढ़ोगे। यहाँ पे आपके पास कोई भी नॉन करंट एसेट है, पीपी में क्या चीज आएगी, नॉन करंट एसेट आएंगे जी हमारे। नॉन करंट एसेट ऐसे एसेट जो हमें 1 साल से ज्यादा फायदा दें, ठीक है। और ऐसे नॉन करंट एसेट आएंगे जो आपने हेल्ड किए हैं नॉट फॉर रीसेल। और अगर ऐसे एसेट हो जो आपने हेल्ड किए हो फॉर सेल, आपने अपने पास इसलिए रखा हुआ है कि आप उसको क्या करोगे, सेल, तो IFRS 5, ये भी आपका स्टैंडर्ड है जो आपने पढ़ना है, उसके अंदर देखोगे। तो नॉन करंट एसेट को समराइज करें तो हमारी बात ऐसे होगी कि नॉन करंट एसेट्स IS 16 के अंदर वो नॉन करंट एसेट आएंगे जो हमने हेल्ड किए नॉट फॉर सेल। बेचने का मकसद नहीं है हमें, टेंजिबल फिजिकल एग्जिस्टेंस, हाथ लगा के हम उनको टच कर सकते हैं, ठीक है। और ऑपरेशनल यूज हम क्या करेंगे, हमने इसलिए रखा हुआ कि हम हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो फैक्ट्री है, उसके अंदर वो इस्तेमाल होंगे और हमें गुड्स बना के देंगे। उससे हम गुड्स बनाएंगे या रेवेन्यू जनरेट करेंगे, उनको गुड्स को बेच के हमें पैसे आएंगे। इस एसेट को नहीं बेच देना। हमने कोई लैंड इसलिए रखा हुआ है कि उसके ऊपर हम एक ऑफिस बनाएंगे, ऑफिस के अंदर मशीन लगाएंगे, ठीक है, अपना डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, वो मशीन यूनिट्स बनाएगी, यूनिट्स बनाने के बाद फिर पैसे आएंगे। ये लैंड इसलिए नहीं रखी हुई कि इस लैंड को हम रेंट पे देंगे और वहां से पैसे कमाएंगे या इसको बेच के पैसे कमाएंगे, ठीक है। जी सर। जितना ढीला जवाब आया मुझे लगता है समझ नहीं आई बात आसान करता आगे। हूँ। हमने एसिड की डेफिनेशन पढ़ी थी। एसिड हमारा एक ऐसा रिसोर्स होता है जिसको एंटिटी कंट्रोल भी करती है, ओन भी करती है ड्यू टू पास्ट इवेंट, और उससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट आने होते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ ली थी। अब पीपी क्या होता है जी, हमारा नॉन करंट एसिड होता है। पहले तो एसिड की डेफिनेशन से गुजर के आ गया कि एसिड है कि नहीं है जी, एसिड है, ठीक है। ये हमारा नॉन करंट एसिड होगा जिसको हमने अपने पास रखा होगा, किस लिए,
इसको हमने बेचना नहीं है, ठीक है। इसको हाथ लगा के दे सकते हैं कि फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारे हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं, हाथ लगा के देख सकते हैं इनको। और ऑपरेशनल यूज कि हमने इनको रखा हुआ है ताकि हम यहाँ पे अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें, हम अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें, या हमने रेंटल पर्पस के लिए रखा हुआ है। लेकिन हमारी इंटेंशन जब हम इसको खरीद के लेके आए थे, इसको तब इसे रेंट कमाना नहीं थी, ये याद रखना बात। अच्छा, पीपीई आ गया। अब जी सबसे पहले ना हमने पढ़ना इनिशियल मेजरमेंट। अब हमने ना जिसमें टॉपिक्स पढ़ने हैं ना, मैं जरा उसको बता देता हूँ आपको। ये ना बहुत जहाँ जहाँ थ्योरी आती है ना, वो बातें बड़ी बोरिंग होती हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारा जो बेसिक पूरे इस चैप्टर के अंदर एजेंडा रहेगा ना, वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिया, पीपी की डेफिनेशन जी, ठीक है। पीपी लाते क्यों है, रिकॉर्ड क्यों करते हैं अपने पास, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, और डेफिनेशन ऑफ पीपी हमने पढ़ ली, ठीक है। एसेट को रिकॉर्ड कैसे करना है अपने पास, पीपी को अपने पास रिकॉर्ड करना है कैसे है, रिकॉर्ड करने का मतलब एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट जो तुमने एंट्री करनी है वो किस अमाउंट से करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है। इसको इनिशियल मेजरमेंट भी कहते हो आप। सब्सिक्वेंट कैसे मेजरमेंट करनी है, डेप्रिसिएशन के मेथड्स 4 पढ़ने हमने, ठीक है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपी कैसे करनी है, एसिड अपनी किताबों से निकालना कैसे, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। तो हम बारी बारी चीजों को देखते जाते हैं। ये ना मैं सारी चीजें आपको लिखी लिखाई दे दूंगा, तो इस चीज की टेंशन ना लेना। इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट का मतलब होता है जब एसिड आप पहले दिन खरीद के लेके आए हो ना, तो पहले दिन खरीद के जब लेके आओ आप एसिड को, तो अपने पास एंट्री क्या करोगे, बैलेंस शीट के अंदर जो आप एंट्री करोगे कि पीपीई डेबिट, पीपी का मतलब नॉन करंट एसिड, डेबिट और कैश क्रेडिट, ये जो एंट्री आप करोगे ना पहले दिन। इनिशियल मेजरमेंट का मतलब क्या है, डे फर्स्ट, पहली बार जब किताबों में रिकॉर्ड करने लगे हो ना, तब देख लेना कि तुम क्या एंट्री करने लगे हो। उसके लिए तुम्हें स्टैंडर्ड ने गाइडेंस दी हुई है कि भाईजान ये चीजें एसिड की कॉस्ट के अंदर डालना और ये चीजें ना डालना। तो कॉस्ट ऑफ एसिड निकालना सीखने लगे हम, एसिड की कॉस्ट क्या होगी, बहुत आसान बातें हैं। हम एक मशीन खरीद के लेके आए, एग्जाम्पल ले लो, क्या खरीद के लेके आए, मशीन। जब हम एक मशीन खरीद के लेके आए तो हमने क्या किया होगा भाईजान, परचेज प्राइस दी होगी उसको कि भाई हमने ये जो मशीन है ना ये खरीदी है मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए की, ये पैसे हमने पे किए होंगे। जी। फिर उसके बाद हम उस बंदे ने हमें कोई पैसे थोड़े सा डिस्काउंट दे दिया होगा, उसने कहा होगा सर आप मशीन लेने आए ना, पहले भी हमसे मशीनें लेके जाते हो, 5,000 रुपये का डिस्काउंट ले लो। तो हम परचेज प्राइस लिख देंगे, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। ये जितनी जितनी भी लंबी लिस्ट लिखवाने लगा हो ना आपको, ये लंबी लिस्ट हमें स्टैंडर्ड ने दी हुई है कि ये चीजें आपने एसेट की कॉस्ट में ऐड करनी है और ये चीजें एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करनी, ठीक है। जी। जी ठीक है। अब हम मशीन खरीद के लेके आए, तो मशीन खरीदने के लिए हमने उसको पैसे दिए होंगे, भाईजान ये मशीन इतने की है, उसने कहा परचेज प्राइस दे दो, हमने कहा ठीक है ये जी। उसके बाद उसने हमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया, तो क्या हम अपने आप से कुछ डिस्काउंट अलाउ है, हमें माइनस करेंगे हम, जी माइनस कर लो, स्टैंडर्ड कहता है माइनस कर लो। अच्छा, उसके बाद हमने कहा मशीन बहुत भारी है, मशीन के लिए ना कोई डिलीवरी की कॉस्ट देनी पड़ेगी हमें, डिलीवरी इसको ट्रांसपोर्टेशन भी कह सकते हो आप। मशीन को वहां से लाके हमारी फैक्ट्री में लाने तक ना एक डिलीवरी कॉस्ट भी देनी पड़ेगी। तो हमने कहा डिलीवरी कॉस्ट जो है फॉर एग्जाम्पल 200 रुपये आपको डिलीवरी कॉस्ट देनी पड़ेगी। ये तो कॉस्ट के अंदर ऐड करोगे ना आप, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया आपने। अच्छा, हम निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ एसेट, तो तमाम कॉस्ट को जमा कर रहे हैं, डिलीवरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई। फिर हम जहाँ मशीन लेके आएंगे ना, मशीन जहाँ पे ला के रखेंगे वो जगह ना बड़ी खराब है, तो वो मशीन अगर हम लेके आ रहे हैं ना, तो हमें अपनी ना साइट को ना, जो हमारी जगह है जिस जगह पे मशीन आके इंस्टॉल होगी, उस जगह को ना सही करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हम कहेंगे कि ये जो साइट है ना उसको क्लियर करना है आपने, ठीक है, ये ठीक ठाक करना है। आपकी वो जो जगह है उसको क्या करना है, तभी उसके ऊपर मशीन लगेगी ना, उसके ऊपर आपका मिसाल के तौर पर 10 रुपए लग गए। फिर आपने जो मशीन मंगवाई थी ना, ये चाइना से मंगवाई थी, तो आपको ना कस्टम ड्यूटी, ये टैक्स लग गया। अब ये मशीन आप देखते जा रहे हो कि भाई आपने इस मशीन को खरीदने के लिए जिसकी कॉस्ट लाख रुपए थी, कितने खर्चे किए, और ये कौन सा लेना, नॉन रिफंडेबल। ऐसे पैसे जो आपको वापस मिल जाने हैं वो तो आपकी कॉस्ट है ही नहीं ना, एक पैसा आपको वापस मिल जाना है तो वो आपकी कॉस्ट ही नहीं है, आपने वहां पे 5 रुपए की टैक्स भी दे दिया। ये मशीन ना बड़ी
मशीन ऐसी है कि इसके लिए ना आपको एक स्पेशल किस्म का नीचे पेंट करवाना पड़ता है। एक स्पेशल किस्म का पेंट करवाओगे ना तो मशीन फिर उसके ऊपर आप रखोगे, या फिर आपको कोई एक स्पेशल किस्म की मार्बल लगवानी पड़ती है, उस मार्बल के ऊपर ये मशीन ना जाके इंस्टॉल होती है। कोई एक स्पेशल नेचर का एक्सपेंस है, स्पेशल किस्म का एक्सपेंस है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ किस वजह से करना पड़ा है कि अगर मशीन को आपने काबिले इस्तेमाल हालत में लाना है ना, काबिले इस्तेमाल हालत में लाना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो हमने कहा चलो ये तो करना ही पड़ेगा, ये भी फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का। स्टैंडर्ड से पूछे स्टैंडर्ड इसको भी ऐड कर दें कॉस्ट में, स्टैंडर्ड ने कहा हाँ ठीक है कोई मसला नहीं, करते जाओ। फिर हमने कहा जरा एक बार ना चला के देख लेते हैं मशीन को, ना टेस्ट रन कर लेते हैं। टेस्ट रन का मतलब है कि हम अभी फॉर एग्जाम्पल एक मशीन लेके आए और उससे हमने पेन बनाने हैं, वो मशीन 10,000 पेन बनाएगी पूरे साल के अंदर। हमने कहा जरा 4-5 ना पेन बना के देख लेते हैं, भाई चल भी रही है। वो जो चाइना से हमारे साथ चिंग चोंग चुंग आए हैं, उन्होंने हमें क्या किया, आके ना आके उन्होंने मशीन चला के दिखाई है कि 4-5 पेन बना के देख लो, फिर ना कहना बाद में कि मशीन चल नहीं रही थी। तो 4-5 पेन बनाने की जो हमें कॉस्ट है ना 20 रुपए आ गई है। पेन बनाए होंगे तो खर्चा तो हुआ होगा ना। फिर हमने बैठे बैठे ना वो पेन है ना जो वो बेच दिए। जाहिर है वो पेन बनाए हैं हमने, लोगों को बेचे। प्रोसीड्स ऑफ टेस्ट रन, TR का मतलब टेस्ट रन। लोगों ने ना क्या किया, 10 रुपए दे दिए हमें। ये इसमें से क्या कर देना, नेट कर लेना, या आप यहाँ पे नेट टेस्ट रन की कॉस्ट ले सकते हो, ठीक है, या इन दोनों को अलग दिखा दो। फिर हमने कहा जो वो चिंग चांग पू आया ना हमारे पास, उन्होंने आके ना हमारे एम्प्लॉयज को बताया कि देखो यार ये मशीन जो है ना चाइना की है, ये ऐसे नहीं चलेगी, आपको ना इस तरीके से चलानी पड़ेगी कि आपको ना ऑपरेट करना हम सिखाते हैं। तो हमने कहा कि जो स्टाफ है ना उसकी ट्रेनिंग करवाई हमने। हमारा जो स्टैंडर्ड है वो कहता है ना मेरा चांद ना, ये कॉस्ट नहीं मैं ऐड करने दूंगा। हमने कहा सर ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि क्या पता जो तुम्हारा स्टाफ है ये भाग जाए, तुमने स्टाफ को पकड़ के रखा हुआ है। ये क्या एसिड को आपने ना एक सवाल अपने आप से पूछना है, वो तमाम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे जो एसिड को, वो तमाम कान खोल के सुन लो, वो तमाम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे जो एसिड को एक एंटिटी की प्राइम लोकेशन के ऊपर लाने के लिए, या आम जुबान में बोलूं काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जरूरी है, काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जरूरी है। अब अपने आप से पूछते जाओ, क्या परचेज प्राइस काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जरूरी है? हाँ भाई, इस्तेमाल करना है तो खरीदने के लिए पहले पैसे तो देने पड़ेंगे। ट्रेड डिस्काउंट मिला है, हाँ जी, खरीदेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा ना। अगर हम काबिल इस्तेमाल हालत में लाना है तो भाई इसको डिलीवरी करवाएंगे तो काबिल इस्तेमाल हालत में आएगा, हम साइट क्लियर करवाएंगे तो काबिल इस्तेमाल हालत में आएगा, टैक्स पे करेंगे तो काबिल इस्तेमाल हालत में आएगा। कोई वो जो हमने टाइलें लगवाई थी या हमने पेंट करवाया था, फिर ही तो वो काबिल इस्तेमाल हालत में आएगा। जो हम टेस्ट रन करेंगे तो फिर ही पता लगेगा कि काबिल इस्तेमाल हालत में आ गया कि नहीं आया। तो ये टेस्ट रन करके जो हमें पैसे आए इसको नेट कर देना, ये इंस्ट्रक्शन है हमें किसकी तरफ से, स्टैंडर्ड की तरफ से। अच्छा जी, स्टाफ स्टाफ की तनख्वाह, जो हमने स्टाफ को पैसे दिए हैं, स्पेशल ट्रेनिंग करवाई है उनकी, क्या ये इसको काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए खर्चा है? नहीं जी, नहीं जी, ये तो हमारा ऑपरेशनल खर्चा है, मतलब ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चा है कि ये मशीन चलेगी तो ये खर्चा होगा। भाई वो काबिल इस्तेमाल हालत में आ गई है, काबिल इस्तेमाल हालत में आ गई है, हमने मार्केटिंग का कोई खर्चा कर दिया, क्या ये उसको काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जरूरी खर्चा है मार्केटिंग का 2 रुपए का? नहीं जी, काबिल इस्तेमाल नहीं। हालत में लाने का खर्चा तो है ही नहीं, ये तो उसको चलाने का खर्चा है। स्टाफ को जो ट्रेन करा रहे हो उसको चलाने का खर्चा है, ठीक है। आपसे कोई टूट फूट होगी, वो जो मशीन थी आप जब लगाने लगे तो आपके जो मजदूर है वो थोड़ा शराब से इंस्पायर था, उसने चर्स पी हुई थी थोड़ी सी, उसकी वजह से हमें 10 रुपए का खर्चा करना पड़ गया मजीद। तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये तुम्हारी तुम्हारी नेग्लिजेंस है, ये क्या तुम्हारी नेग्लिजेंस है। डिलीवरी कॉस्ट मैंने 200 रखी थी। ठीक है, ये समझ आ गई, ये हमारी पूरी बात, हमारे पास पूरी लिस्ट दी हुई थी, समझ आ गई बात। तो अब हम कहेंगे कि जो हमारी एसेट की कॉस्ट है ना, इसको भी नहीं लेना, इसको भी नहीं लेना, इसको भी नहीं लेना, ठीक है, बाकी सारों को जमा करो, जल्दी से बताओ क्या जवाब आता है। जल्दी से बताओ, जल्दी से, फिर हम ना ऑफिशियली अपने सवालों की तरफ आते हैं, चीजों की तरफ आते हैं।
10,000 माइनस 5,000 जमा 200 जमा 10 जमा 5 जमा 10 जमा 20 माइनस 10, और ये तीनों आपने नहीं ले। 95235। ये नहीं लेने, ठीक है, इनको रेड सिग्नल। 95235। जी। अब अपने पास आप पीपी को क्या डेबिट करोगे शिराज? मुझे लगता है आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे। 95235 आप पीपी डेबिट करोगे मैं कर रहा 95235। था। ठीक है, समझ आ गया कि ये पीपी जिस दिन पहले दिन खरीद के लेके आए हो, इनिशियल मेजरमेंट का क्या मतलब है? जिस दिन पहले दिन खरीद के लेके आए हो उस दिन आप एसेट को कैसे रिकॉर्ड करोगे किताबों में? किस कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करोगे? वो कॉस्ट कैसे निकलेगी? स्टैंडर्ड ने गाइडेंस दी हुई है। परचेज प्राइस ले लेना, कैसे लेना? नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, डिलीवरी कॉस्ट ले लेना। इसके लिए एक डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे, कौन से? डायरेक्टली काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के लिए जितने भी खर्चे होंगे ना, वो सारे आपने एसेट की कॉस्ट के अंदर क्या करने? ऐड, सारे के सारे। ये सारे समझ आ गए? जी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ना मैं थोड़ी सी बात आगे लेके चलता हूँ। हमने ना एसिड की जो परचेज प्राइस पे की ना, हमने एसिड की परचेज प्राइस पे की 1,00,000 रुपए। ये नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट वगैरह और जितने भी तमाम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे हैं ना, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे हैं, वो भी मैंने वो पूरी लिस्ट बनाने की बजाय यहाँ पे निकली है। मैंने कहा वो 20,000 रुपए के खर्चे हैं, मैंने कहा वो भी ऐड कर लेते हैं हम एसिड की कॉस्ट में। फिर ना एक छोटी सी बात, हमने ना ये जो हम लगाने लगे ना प्लांट, ये प्लांट हमारी जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट हमारे पास आई, लोकल गवर्नमेंट, उसने आके कहा ना सर ये जो आपका प्लांट है ना, ये आपने ना कितने साल चलाना है? मैंने कहा सर ये 5 साल चलाना है। उन्होंने कहा बेटा देखें आप ना, सर आप ये देखें, वो बुजुर्ग थे ना इसलिए मैं बेटा कह रहे थे। उन्होंने कहा देखें आपको ना 5 साल बाद ना जहाँ जहाँ आप ये प्लांट लगा रहे हो ना, ये जमीन ना खराब हो जाएगी। आप 5 साल बाद इस प्लांट को निकाल लोगे, वहां से उखाड़ोगे, वो जो जमीन है उसको अच्छे तरीके से सही करोगे, जो घास वगैरह चली गई होगी उसके ऊपर घास लगवाओगे, और अच्छे तरीके से ना उसको रिस्टोर करके हमें वापस दोगे जमीन को। हमने कहा ठीक है, इसका मतलब कि अगर आज हम ये एसिड खरीदते हैं ना, तो जब हम दोबारा, जब इसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, इसको डिसमेंटल करेंगे, जब इसको डिसमेंटल करेंगे ना तो हमें खर्चा आएगा। क्या आएगा? हमें खर्चा देना पड़ेगा। हमें ये खर्चा, अगर हमने एसिड खरीदा तो क्या हमें ये खर्चा करना पड़ेगा? जी हमें ये खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन कब करना है? 5 साल बाद करना है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड है वो कहता है कि आपकी जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है ना, वो भी आपने ऐड करनी है एसिड की कॉस्ट के अंदर। मिसाल के तौर पर थी ये 5,000, कि भाई अगर ये एसिड खरीदोगे ना तो परचेज प्राइस तो देनी पड़ेगी नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट वाली। ये एसिड खरीदोगे तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे, डिलीवरी कॉस्ट, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, नॉन रिफंडेबल कस्टम ड्यूटी थी, कोई स्पेशल एक्सपेंस इस एसिड की वजह से हुआ है, ठीक है, इस ये जितने भी खर्चे हुए हैं ये आपको करने पड़ेंगे। फिर अगर ये एसिड तुमने अपने पास खरीदा तो तुम्हें इसको डिसमेंटल भी करना पड़ेगा 5 साल पे। हमने कहा कि जो हमने हमने अपना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने कहा था कि जो अगर कोई पेमेंट हमने फ्यूचर में करनी हो, तो आज हम उसको आज आज साल के पहले दिन 1 जनवरी 2001 पे खड़े होकर मैं उसको कैसे रिकॉर्ड करता था? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, खुश कर दो। अगर मैंने कोई पेमेंट फ्यूचर में करनी हो, मैं आज उसको अपनी किताबों में कैसे रिकॉर्ड करूंगा? मैंने ये पेमेंट 500 रुपए की फ्यूचर में करनी है, 500 रुपए की फ्यूचर में करनी है। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट एक छोटा सा कंसेप्ट था हमारा, मैंने यहाँ पे करनी है पेमेंट। आज मैं किताबों में कैसे करूंगा? इससे ज्यादा नहीं मैं बता सकता। लाइबिलिटी। चलो, सब कुछ तबाह हो गया। वो फार्मूला यूज करेंगे ना, एनटी वाला। जी शिराज साहब ने बताया तो है, लेकिन अगर हमने कोई पेमेंट फ्यूचर में करनी हो ना, फ्यूचर में हमने कोई पेमेंट करनी हो, तो आज हम उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू पे। ठीक है, तो अब मैं मजीद तोहफा नहीं दूंगा आपको कोई। तो हम जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है उसकी क्या निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। उसको आज क्या करते हैं? उसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। तो अब हमारी एसिड की कॉस्ट मैं मिसाल के तौर पर ले लेते हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू 5,000 की निकली, कि आज अगर हम देते हैं ना तो 3,000 देते हैं। तो 3,000 और 2,000 के दरमियान, 5,000 के दरमियान का डिफरेंस है, वो हम क्या करेंगे? सूद बुक करेंगे। 2,000 सूद दे रहे हैं, 3,000 हम उसको डिसमेंटल करने की कॉस्ट दे रहे हैं, टोटल में 5,000 दे रहे हैं। अगर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं याद, तो फिर ये जरा रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। तो हमारी एसेट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी जी? 1,20,000।
1,23,000। ठीक है, ये थी हमारी एसिड की कॉस्ट निकालना कैसे। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं जी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। अब मैं आने लगा हूँ सवालों पे, फिर हमारे कंटिन्यूस सवाल चलेंगे, टेंशन ना लो, ये छोटे से हैं, सिर्फ थ्योरी में आज इसको कवर अप करना चाहता हूँ। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब आपने पहली बार एसिड खरीद के लाया और आपने अपने पास एंट्री कर ली 1,23,000 से एसिड डेबिट। मैंने एज्यूम किया था यहाँ इसकी प्रेजेंट वैल्यू 3,000 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप सिर्फ समझ लो कि अगर आपने कोई एग्जांपल यहाँ पे खर्चा करना है ना, इस जगह पे जाके फ्यूचर में कोई खर्चा करना है, और आज आप खड़े हो 1 जनवरी 2001 के ऊपर, भाई एसिड तो हम 1 जनवरी 2001 पे खरीद के लेके आए ना, हम खड़े होकर सोच रहे हैं कि जब हम इसको 5 साल बाद डिसमेंटल करेंगे ना, तो अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारा जो खर्चा होगा ना वो 5,000 रुपये होगा। हमने वहाँ मजदूर खड़ा था, उससे पूछा, उसने कहा उस्ताद जी आपका 5,000 रुपये खर्चा लगेगा। हमने कहा अच्छा। तो आज हमने क्या करना है, इसको प्रेजेंट वैल्यू इसकी निकाल लेनी कि भाई हम तो खड़े आज है ना, हम तो आज खड़े, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो और अपने पास रिकॉर्ड कर लो। तो आपने पहली बार जब एसिड खरीद के लाया, आपने एंट्री कर ली एसिड डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक है, अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब यह है कि जब ईयर एंड आएगा, आपका ईयर एंड क्या होता है 31 दिसंबर या 30 जून, मोस्टली यही होता है सवालों में। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब है ईयर एंड पे आप जो है ना, ईयर एंड के ऊपर एसिड को कैसे रिकॉर्ड करोगे, आपकी किताबों में, आपकी बैलेंस शीट में एसिड कैसे नजर आएगा। तो हमने कहा था जो ईयर एंड है ना, उस पर कैरिंग अमाउंट पे नजर आता है। याद है बातें, एसिड बैलेंस शीट में किस चीज पे नजर आता होता है, कैरिंग अमाउंट। हमने कहा वो कैरिंग अमाउंट क्या होती है जी, कैरिंग अमाउंट का क्या मतलब होता है जी, कॉस्ट में से अगर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो तो आपकी कैरिंग अमाउंट निकल आ जाती है, जिसको आप कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू, WDV कहते हो, रिटर्न डाउन वैल्यू, ये सारे नाम याद है। सांप सूंघ गया दोनों को। जी सर याद है। ठीक है, अभी इसके ऊपर डिटेल में आएंगे हम जरा। तो हम सब्सिक्वेंटली क्या करते हैं, जब पहले दिन रिकॉर्ड करके पहले दिन लाते हैं, तो हम ये सारी पंचायत करते हैं कि कितने का खरीदा, डिलीवरी कितनी दी, टैक्स कितना दिया, सब कुछ। लेकिन जब ईयर एंड आता है, ईयर एंड के ऊपर कैसे आता है, कैरिंग अमाउंट पे। मतलब कि मिसाल के तौर पे साल के पहले दिन ₹1,00,000 का खरीदा, तो जब साल का एंड आएगा तो क्या वो चीज लाख की रहेगी, नहीं, उसमें 10,000 की वैल्यू की कमी आ गई, तो हम किताबों में कितने का शो करेंगे, 90,000 का। तो ये 10,000 की जो वैल्यू में कमी आई है, तो हम इसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं हम, डेप्रिसिएशन की एसिड की वैल्यू के अंदर कमी। लेकिन वो एक अजीब सी डेफिनेशन थी जो बच्चों को पढ़ाई जाती थी। असल डेफिनेशन क्या है कि एक एसिड की जो कॉस्ट है उसको स्प्रेड कर दो, the allocation of cost of assets over its useful life, कि उसकी यूजफुल लाइफ के ऊपर एसिड की कॉस्ट को स्प्रेड कर दो, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या है, डेप्रिसिएशन। क्या चीज है हमारे पास, डेप्रिसिएशन। जी, शाबाश। सब इसकी थ्योरी देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, फिर हम बकायदा अपना इस स्टैंडर्ड को शुरू करते हैं, जहाँ से आप लोगों को किसी का कोई क्वेश्चन है ना यहाँ तक तो वो पूछ सकता है। अच्छा जी, वो कह रहा है कंपनी प्रिपेयर करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्रूअल बेसिस के ऊपर। ठीक है, और किस पे, मैचिंग प्रिंसिपल के ऊपर। इसकी बात हम आगे कर लेंगे। एक्रूअल बेसिस वैसे आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना कि कैश बेसिस के ऊपर कंपनी नहीं चलती, एक्रूअल बेसिस के ऊपर। जब खर्चा कर लिया तब रिकॉर्ड कर लो, जब इनकम आपने कमा ली, अर्न कर ली, जब एक्सपेंस इनकर हो गया या इनकम अर्नड हो गई आपके पास, तो आप क्या करना है, रिकॉर्ड कर लेना। याद है नहीं बातें छोटी छोटी, इसके ऊपर डिटेल से बात कर लेंगे। जी सर। अच्छा जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है जी, और हमारा जी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमने ये थोड़ा सा पढ़ लिया था कि हमारा जो रेंट एक्सपेंस है, जो हम रेंट पे करते हैं, उससे हम उसी पीरियड में फायदा उठा लेते हैं। कोई 10-15 साल हमने फायदा नहीं उठाना, अनलेस हमने वो रेंट अगले 3-4 सालों के लिए पे किया, तो हम उसको प्रीपेड बना लेते हैं और वो प्रीपेड एसेट होता है। ठीक है, तो रेंट एक्सपेंस जो हमने पे किया है ना, वो रेंट एक्सपेंस उसी से हमने उसी साल फायदा उठा लिया, इसलिए हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। सैलरी हमने जो दे दी, इसी साल की सैलरी दी है, इसी महीने की सैलरी दी है, उस महीने में उन्होंने काम किया था, हमने फायदा ले लिया। अब अगले महीने फायदा लेना होगा तो वो खर्चा दोबारा करना पड़ेगा। यूटिलिटीज के एक्सपेंस, रिपेयर और मेंटेनेंस के एक्सपेंस, इनको क्या करना है, इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये है कि इनको फौरन आपने P&L के अंदर चार्ज कर देना। ये लाल लाल नजर आ रहा है ना पेन, कि मैं कलर चेंज करूँ, ज्यादा आ सही रहा है, है नजर। ये PN ये वाला ज्यादा सही है।
तो हमने क्या करना है, इनको फौरन इनकी एंट्री कर देनी है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, इनको फौरन पीएनएल के अंदर चार्ज कर दो। लेकिन ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, आप इनको क्या कर सकते हो, इनको आप अपने पास एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करो, क्योंकि इनसे हमें 1 साल से ज्यादा फायदा आना है, एसी से हमें 1 साल से ज्यादा फायदा आना था। तो हमने क्या किया था, एसेट की जो कॉस्ट थी हमारी, एसी की जो कॉस्ट थी, उसको स्प्रेड कर दिया था उसकी यूजफुल लाइफ से, कि उसने 5 साल फायदा देना है, तो हमने इसके 5 साल जाके हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता माइनस किया था, क्योंकि माइनस करने से हमें बेनिफिट आ रहा था, याद है ना। जैसे कि आपने कोई एसेट जी परचेज सर। किया, प्लांट मशीनरी, उससे ज्यादा फायदा आना है, व्हीकल, बिल्डिंग, इन सारी चीजों से आपको क्या 1 साल से ज्यादा फायदा आना है, तो आपने इसको अपने पास एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर लेना है। अच्छा, अब आपने पीपीई को अपने पास ना रिकॉर्ड कब करना है, एक आपको पता लग गया एक चीज एसिड है, डेफिनेशन पढ़ ली, हमने कहा वो एसिड है, हाँ जी है पढ़ा। फिर वो पीपी है, पीपी जो हमने सारी कंडीशन पढ़ी थी कि आपने उसको नोट फॉर रीसेल रखा हो, हाथ लगा के टच करके देख सकते हो आप उसको, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमने पढ़ ली। अपने का वो पीपी भी है। अब वो पीपी अपने पास आपने रिकॉर्ड कब करना है, कब रिकॉर्ड करना है, जब इट इज प्रोबेबल दैट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एसोसिएटेड विद एसिड और विल फ्लो टू द एंटिटी, जब उससे कोई हमें फ्यूचर में फायदा आना हो, ठीक है। हमें स्क्रीन उससे नजर नहीं फ्यूचर आ में, रही। स्क्रीन नजर नहीं आ रही, अब आ रही है? नहीं सर। खतीजा आपको नजर आ रही? हाँ जी आ रही है। शिराज दोबारा कनेक्ट करो। अब नजर आ रही है आपको? जी अब आ रही। अच्छा जी, हमने एक चीज पढ़ ली कि वो एसिड है, ठीक है। एक चीज पीपी पढ़ ली, पीपी है। अब पीपी को किताबों में कब रिकॉर्ड करना है, जब हमें उससे फ्यूचर में क्या आना हो, फायदा, और जब उसकी कॉस्ट को हम रिलायबली मेजर कर सकें। हमें पता ही नहीं है, एक चीज पीपी तो है पड़ी, उससे फायदा ही नहीं आना, तो उसको किताबों में रिकॉर्ड करके क्या फायदा। या हमें यही नहीं पता वो जो पीपी है ना वो कितने का आया, वो कोई बंदा हमारे दरवाजे पे छोड़ गया था, और वो पीपी ऐसा है कि जिंदगी में कभी किसी ने देखा, मार्केट में किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। तो हर एसेट ना, मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ, ये हर जो भी स्टैंडर्ड आप पढ़ोगे ना, आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ने लगोगे, आप बायोलॉजिकल एसिड पढ़ने लगोगे, ठीक है। वहां पे हर एसिड ना आप अपने पास तब रिकॉर्ड करते हो जब आपको उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आने ये, और उसकी कॉस्ट रिलायबली मैयर हो सके। तो ये एक ना पूरी जिंदगी साथ चलने वाली बात है आपकी। थ्योरी है, थ्योरी 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 आप लोगों को बुरी लग रही होगी। ये आगे जी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इनिशियल मेजरमेंट, भाईजान पहली बार डे फर्स्ट पे जब खरीद के लाओ, कैसे कैसे रिकॉर्ड करोगे। तो उसने कहा जो भी आपकी कॉस्ट है ना वो ऐसे निकलेगी, परचेज प्राइस, परचेज प्राइस है ना, परचेज प्राइस के अंदर आप ऐड कर देना इंपोर्ट ड्यूटीज, लेकिन कौन सी ऐड करना, सिर्फ नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। और परचेज प्राइस में से ना डिडक्ट कर देना क्या, ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट्स, डिस्काउंट रिबेट एक ही बात है, ठीक है। फिर तमाम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे, directly attributable खर्चे, any cost that is directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to capable of operating in a manner intended by the management, मैनेजमेंट काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जितना भी खर्चा हो, मैनेजमेंट कहती है कि मैं, मेरे लिए काबिल इस्तेमाल हालत में तब आएगा जब यहाँ पे फर्श लग जाएगा और यहाँ पे ये ऐसे यूं लगेगा आके, उसके ऊपर पंखे लगे हुए होंगे। तो हमने कहना है कि उस कंडीशन में, उस कंडीशन तक लाने के लिए जितने भी खर्चे होंगे ना, जिस कंडीशन को मैनेजमेंट कहती है कि हमारे काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए ये कंडीशन है, तो उस तक के लिए जितने खर्चे होंगे हम क्या कहेंगे, उनको उनको कैपिटलाइज करो। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे, सर मुझे थोड़ा स्क्रीन का इशू आ रहा है, पता नहीं क्यों। अब नजर आ रही स्क्रीन, जी अब आ रही है। आवाज क्लियर है मेरी? जी। अच्छा, ये तो मिस कर दिया होगा। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे का मतलब क्या होता है, एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसिड, एसिड को लाने के लिए, कहाँ लाना है भाई, टू द लोकेशन एंड कंडीशन, भाईजान उस जगह पे, उस लोकेशन के ऊपर, नेसेसरी फॉर इट टू कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग, कि वो काबिल इस्तेमाल हालत में आ जाए। किस काबिल इस्तेमाल हालत में, इन अ मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कहती है कि भाई यहाँ पे लाओगे, यहाँ पे ये चीजें लगाओगे तो काबिल इस्तेमाल हालत में आएगा। तो मैनेजमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक
उसकी ख्वाहिश ये भी होगी कि मैं मार्केटिंग एक्सपेंस को ऐड कर दूं और ये सारे स्टाफ की जो ट्रेनिंग है उनको ऐड कर दूं, तो वो नहीं ले लेनी। काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए खर्चा जो मैनेजमेंट की इंटेंशंस के मुताबिक हो, तो उसको हम क्या करेंगे, कहेंगे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा। आम जुबान में बोलो ना, काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जितने भी खर्चे होते हैं ना, जैसे वो कह रहे हैं इम्प्लाई कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम इंस्टॉलेशन, हमने इंस्टॉल करवाया और हमने मजदूरों को पैसे दिए, तो वो क्या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा है जी, काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए वो खर्चा जरूरी है। फिर वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, आपने वो जगह शिराज आप बार बार अब आवाज आ स्क्रीन रही का है शो मेरी? आ रहा है पर जी आ रही, स्क्रीन का शो आ रहा है, पता नहीं क्यों ब्लैंक हो जाती। आपको भी इशू आ रहा है खदीजा? आपको इशू आ रहा है? खदीजा मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आवाज आ रही है, स्क्रीन नहीं शो हो रही। दोनों को स्क्रीन शो नहीं हो रही? अब मुझे हो रही है, नहीं। पहले 3-4 बार तो मैंने एग्जिट किया है। चलो मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अब बताओ शेयर हो रही है? नहीं। जी सर। अब देखो खदीजा शेयर हो रही है? नहीं सर। दोबारा ज्वाइन करो जल्दी जल्दी। ना। जी अब शो हो रही है आपको? जी सर। खदीजा की आवाज नहीं आ रही मुझे। मुझे भी नहीं आ रही, बस कट रही है उनकी। जी अब आवाज आ रही है आपको खदीजा? जी सर आवाज आ रही है, स्क्रीन नहीं। तो भी फिर गुजारा करो, अगर स्क्रीन शो नहीं हो रही तो फिर इस लेक्चर को जब अपलोड होगा तो आप वहां से देख लेना, सुनते जाओ अभी। हो गई अब। अच्छा, मैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चों पे था, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चों पे। ये समझ आ गए थे कि दोबारा बताऊं? आ गया सर, ये तो हो गया। ठीक है। ये होगी। अच्छा, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन और इनिशियल डिलीवरी और हैंडलिंग कॉस्ट, ठीक है, इंस्टॉलेशन और असेंबली कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट, ठीक है, वेदर एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली और नॉट, प्रोफेशनल फी, आपने जो एसेट खरीद के लेके आए हो ना, उसको ही आपको लीगल फी, एक वकील हायर करना पड़ा, ठीक है, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो और वो जो मशीन लाए हो ना आप, उसमें से कोई ड्रग्स बनती है, ड्रग्स का मतलब दवाइयाँ, तो वो मशीन ऐसे नहीं मिलती, आपको ना कानून से अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो आपने एक वकील किया और वकील को पैसे दिए, तो क्या वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा होगा? जी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा होगा वो, ठीक है। यस सर। अच्छा जी, फिर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट को भी ऐड करना है, हमेशा ऐड करना है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं लगी हुई। इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग द आइटम, रिस्टोरिंग द साइट ऑन विच इट इज लोकेटेड, जिस जगह पे ये लगा हुआ था भाईजान, यहाँ से इसको निकाल के इसको डिस्पोज ऑफ कर देना है, और उस साइट को सही करने का जो खर्चा है, ये हमारा डिसमेंटलिंग कॉस्ट, इसको या रिस्टोरेशन कॉस्ट भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका, ठीक है, ये भी एसिड की कॉस्ट में ऐड करना है। तो भाई सिंपल जुबान में अगर बात करें ना, तो एसिड को जब पहली बार खरीद के लाओगे ना, तो उसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी? ऐसे, कॉस्ट परचेज प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, और टैक्स वगैरह कोई नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज है तो ऐड कर दो, और इंस्टॉलेशन होगी आपकी, एम्प्लॉय को फी, आपने कोई पैसे दिए हैं इंस्टॉल करने के, ठीक है, कोई साइट प्रिपरेशन के पैसे दिए हैं, कोई डिलीवरी के पैसे भी दिए हैं, इंस्टॉलेशन असेंबली के पैसे दिए हैं, टेस्टिंग के पैसे दिए हैं, इनके अलावा जो पैसे नजर आ रहे हैं ना, अगर वो स्पेशल खर्चा ना हुआ ना आपका, स्पेशल यानी इससे रिलेटेड हो, इसकी वजह से हो, ठीक है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हुए तो वो ना लेना कभी भी, मार्केटिंग का कोई खर्चा हुआ तो ना लेना, ठीक है, कोई स्टाफ की ट्रेनिंग का खर्चा हुआ तो
ना लेना, कोई रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा हुआ तो ना लेना कभी भी, कोई ओवरहेड्स हुए, एलोकेटेड ओवरहेड्स हुए, कभी भी ना लेना। ऐसे ओवरहेड्स हुए जो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हैं, जो सिर्फ उसके, ये जो ओवरहेड्स हैं ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड्स हैं, यानी इससे डायरेक्टली लिंक करते हैं, तो वो ओवरहेड्स ले लेना, बस इससे ज्यादा बात वो पूछ ही नहीं सकता। अच्छा वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज द कैश प्राइस। परचेज प्राइस का मतलब भाईजान वो कैश प्राइस, जो पैसे तुम वहां देके आए उसको तुम परचेज प्राइस क्या दोगे, रिकॉग्निशन डेट के ऊपर, यानी जिस दिन तुम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, जिस दिन तुमने उसको खरीदा है। और अगर तुमने कोई पेमेंट करनी है फ्यूचर के अंदर, इफ अ पेमेंट इज डेफर्ड बियॉन्ड द नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, ठीक है, 1 साल से ज्यादा के अरसे बाद तुमने पेमेंट करनी है, तो द कैश प्राइस एंड द टोटल पेमेंट रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट। अब वगैरह अगर यहाँ जो तुमने पेमेंट करनी है ना 100 रुपए यहाँ पेमेंट करनी है, और अगर आज ही तुम कैश पे खरीद लो ना, तुम 100 ना पे करो फ्यूचर में, तुम आज कैश प्राइस तुम्हारी जो है ना, आज तुम्हारी कैश प्राइस है 80, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है ना उसको 20 को तुमने इंटरेस्ट के तौर पे बुक करना है। अब पढ़ो, इफ अ पेमेंट इज डेफर्ड बियॉन्ड द नॉर्मल क्रेडिट पीरियड, यानी 1 साल से ज्यादा के अरसे के ऊपर बाद तुमने उसको पेमेंट करनी हो, द डिफरेंस बिटवीन द कैश प्राइस इक्विवेलेंट, मतलब आज के दिन खड़े होकर जो तुम्हारी कैश प्राइस है, एंड द टोटल पेमेंट इज रिकॉग्नाइज, जो टोटल पेमेंट है वो रिकॉग्नाइज कैसे होगी, एज ए इंटरेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ क्रेडिट। कैश प्राइस और जो तुम्हारी पेमेंट होनी है फ्यूचर में, उन दोनों का डिफरेंस जो तुम लोगे, और वो जो तुम्हारी पेमेंट है ये 20 की, इसको तुम क्या करोगे, इंटरेस्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज करोगे 20 रुपए को, और बाकी पेमेंट को भी अपने पास एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करोगे। तो ये तो बातें सारी थ्योरेटिकल बातें हैं। जब ये बातें अब आएंगी जी, ये आपने क्या करना है, इनिशियल मेजरमेंट में आपने ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनानी। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी, आप कोई एसेट खरीद के लेके नहीं आए, न्यू फैसिलिटी बना रहे हो, कॉस्ट क्या है, एसेट को प्राइम लोकेशन में लाने तक का खर्चा है, काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक का खर्चा है। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज, भाई प्रमोशनल के खर्चे तो हम लेते ही नहीं है। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन, ऑपरेशनल खर्चा है ये, ऑपरेशनल खर्चा है। टू अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर इंक्लूडिंग स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ को जो आप ट्रेन कर रहे हो, भाई ये ऑपरेशनल खर्चा है। स्टाफ आज तुम्हें लिख के दे सकता है कि स्टाफ तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा, तो वो खर्चा कहाँ जाएगा तुम्हारा। एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल ओवरहेड्स नहीं लेना। तो ये सारी बातें थी। अब आ जाओ अपने सवालों की तरफ। कुछ ज्यादा थ्योरी होगी आज। अच्छा यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, हमने पढ़ लिया अभी तक, हमने क्या पढ़ लिया, एसिड को खरीद के लाए, एसिड क्या होता है जी पढ़ लिया, ऐसा रिसोर्स जिसको एंटिटी कंट्रोल कर रही हो, जिससे हमें एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने और एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। एसिड से दो तरह फायदे आ सकते हैं, एसिड रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है, एसिड से हमें क्या मिल सकता है, कॉस्ट में रिडक्शन मिल सकती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया जी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रोजमर्रा के खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस करो उसको जल्दी जल्दी। पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं, जिस साल जिस पीरियड में हमने उससे किया उसी पीरियड में बेनिफिट ले लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर से ओवर द पीरियड फायदा आना है, स्प्रेड कर दो उसकी कॉस्ट को ओवर यूजफुल लाइफ के ऊपर, ठीक है। उसके बाद इनिशियल मेजरमेंट, पहली बार एसेट को खरीद के लेके आओगे, किताबों में कैसे रिकॉर्ड करोगे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, जब ईयर एंड आएगा तो एसेट को किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे किताबों के अंदर। जब ईयर एंड आएगा तो एसेट को किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे, कॉस्ट मॉडल पे चलोगे या रीवैल्यूएशन मॉडल पे चलोगे, ठीक है। इन दोनों मॉडल में से एक मॉडल पे चलना पड़ेगा। कॉस्ट मॉडल कहता है कि बुक वैल्यू पे शो करो, और बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, कॉस्ट में से क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन माइनस करके। और ये रीवैल्यूएशन मॉडल क्या कहता है, ये आगे जाके देखेंगे। तो ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब है ईयर एंड के ऊपर कैसे शो करवाना है, ये कंपनी की मर्जी है कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करती है, ये कॉस्ट मॉडल पे रखती है एसेट को या रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखती है। अगर कॉस्ट मॉडल पे रखती है तो कॉस्ट में से क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन माइनस करके बुक वैल्यू पर दिखाया एसेट को, और रिवैल्यूएशन मॉडल पे भी देख लेंगे कैसे दिखाना। तो अब हम करते जाते हैं जी सवाल, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा सवालों को ना मैं यहीं से खोल लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए, तो ये ना हम यहाँ से खोल लेते हैं सवाल। ये ऑब्वियसली किसी और टीचर के बने हुए सवाल हैं, लेकिन अच्छे सवाल हैं इसलिए मैं यहाँ से शुरू कर। अच्छा वो कह रहा है, अच्छा स्क्रीन शेयर है ना आपके साथ, बता दो ताकि फिर हम स्पीड से चलते रहें चीजों को लेकर। जी सर। पढ़ो। मुझे नहीं शो हो रही। मैं स्क्रीन के मसले पहले हल करवाऊं कि
अभी हो रही थी, अभी फिर जब आपने क्वेश्चंस ओपन किए तब नहीं हुई। अब और ज्वाइन करो जल्दी जल्दी से। दोबारा अब ज्वाइन हो करो। रही है स्क्रीन शो। चलो, दोनों को हो रही है ना शो? जी सर। ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है एलेक्स लिमिटेड कंपनी हैज परचेज्ड अ लार्ज आइटम ऑफ प्लांट। उसने परचेज किया और उसने ये फॉलोइंग कॉस्ट इनकर किए हैं, ये तमाम खर्चे किए हैं। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? एट व्हाट अमाउंट द प्लांट वुड बी इनिशियली रिकॉग्नाइज। साल के पहले दिन जब पहली बार उसको खरीद के लेके आओ, इनिशियली उसको अपने पास कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? ठीक है, तो हमने कहा कि हमने तो पढ़ रखा है वो सारी चीजें, अब बस हमने चीजों को टिक करते जाना है। हमने कहा लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है परचेज प्राइस। क्या ये हम लेंगे? जी सर। जी लेंगे। ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला उसके ऊपर, इसको माइनस करेंगे? जी करेंगे। माइनस कर। ठीक है। डिलीवरी कॉस्ट को हमें लेना चाहिए? जी लेना चाहिए। इंस्टॉलेशन कॉस्ट लेंगे? जी लेंगे। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन लेंगे? जी लेंगे। आर्किटेक्ट को हमने फीस पे किया? जी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा लेंगे? जी लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस नहीं लेंगे भाई, ये तो ऑपरेशनल खर्चा है, ऑपरेशन करने के लिए खर्चा है, तो ये नहीं लेंगे। तो एसेट की कॉस्ट क्या आ जाएगी? इन सबको सम कर लो, इन सबको सम कर लो, प्लस रुक जाओ अभी आगे वगैरह। लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव ग्रांटेड एएलआर लाइसेंस टू ऑपरेट द एसेट ऑन अ कंडीशन। हमें लाइसेंस सिर्फ इस कंडीशन के ऊपर मिला है इसको चलाने का, कि हम एसिड को रिमूव करेंगे और साइट जो हमारी जगह है उसको क्या करेंगे? रिटर्न टू द साइट टू इट्स फॉर्मर कंडीशन। जो पहले की कंडीशन है उसके अंदर हम इसको सही करके देंगे। एट द एंड ऑफ एसिड की यूजफुल लाइफ के ऊपर हम एसिड को, जब एसिड की लाइफ खत्म हो जाएगी तो हम उस साइट जिस जगह पे हमने एसिड इंस्टॉल किया उसको हम सही करके देंगे, ठीक करके देंगे। हमारी लोकल गवर्नमेंट ने हमें कहा द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेड क्लियरेंस कॉस्ट इज 2,50,000। अच्छा, अब ये दी तो फ्यूचर वैल्यू ही है। मैं अभी वैसे ही ना, सिर्फ अभी वैसे ही इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है बताता हूँ। अभी मैं वैसे ही कहता हूँ कि ये जो फ्यूचर वैल्यू है ना, यही प्रेजेंट वैल्यू भी है। मैं कहूंगा कि अच्छा जी मैंने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, और हमने ये इसको भी ले लेना, डिसमेंटलिंग कॉस्ट को लेते हैं ना हम। तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा मेरी एसेट की परचेज प्राइस कैसे निकलेगी कि आप जमा करो 1 मिलियन, उसमें से माइनस करो 50,000, 1 लाख को जमा करो, ठीक है। 1,25,000 जमा करो, 2 लाख को जमा करो, 15,000 को जमा करो, प्लस इसको नहीं कि लेना, प्लस 2.5 लाख जमा करो। ठीक है। इसका टोटल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये एसेट की क्या आ जाएगी जी? कॉस्ट 1640,000। ठीक है। तो हम अपने पास एंट्री क्या करेंगे? गौर से जरा आंखें खोल के देखना। हम कहेंगे पीपीई डेबिट कितने से 1640,000। ठीक है, ठीक है। ठीक। फिर हमारे पास से क्या होगा जी? कैश क्रेडिट। कैश क्या है? कैश को निकालो अपने। हमारे पास से कैश कितना गया होगा? ये परचेज प्राइस के पैसे दिए होंगे। ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया है। डिलीवरी कॉस्ट के पैसे दिए होंगे। इंस्टॉलेशन के पैसे दिए होंगे। साइट रिस्टोरेशन के पैसे दिए होंगे। आर्किटेक्ट की फीस के पैसे दिए होंगे। ये सारे जमा कर दोगे। डिसमेंटलिंग कॉस्ट के पैसे दे दिए नहीं दिए? फ्यूचर में देने हैं भाईजान, फ्यूचर में देने हैं। आज थोड़ी दे दोगे, आज ही दे दोगे मजदूर को पैसे के 5 साल बाद आना और आके जगह को ठीक करके चले जाना। ये सिर्फ अंदाजा लगाया आज। तो ये सारे पैसे हमारे पास से गए हैं, तो इन सारों का टोटल ना आ जाएगा 13,90,000। प्लस हम अपने पास एक लाइबिलिटी बुक कर लेंगे, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, कि भाई ये जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है ना, इसकी प्रोविजन एक लाइबिलिटी बुक कर लो अपनी किताबों में, कि जो लाइबिलिटी है कितने की? 2,50,000 पे करने होंगे। ठीक है। फिर जब 5 साल गुजर जाएंगे ना, जिस दिन लाइबिलिटी रिस्टोरेशन करवाएंगे, हम क्या करेंगे? इस लाइबिलिटी को, प्रोविजन को डेबिट कर देंगे 2,05,000 से, कि लाइबिलिटी खत्म हो जाए किताबों से, और हमारे पास असल में पैसे उस दिन चले जाएंगे 2,50,000। ठीक है, ठीक है गोंगलू। जी ठीक है। जी सर ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसके बाद मैं स्ट्रेट लाइन मेथड के सवाल करवाऊंगा और उसके बाद क्लास खत्म होगी आज क्लास। अच्छा,
अब मैं आपको अफादियत बताता हूँ कि मैंने IFRS 15 में आपको एक टेबल बनवाया था, उसकी आज अफादियत आपके सामने आने लगी। देखो जी, ये आपकी थी परचेज प्राइस। एक एसेट आप खरीद के लेके आओ ना, मेरी बात सुनो। एक एसेट आप खरीद के लेके आओ, उसकी परचेज प्राइस है मिसाल के तौर पे 1,00,000 रुपए। और जितने भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे हैं ना, मैंने उनकी लिस्ट नहीं बनाई, मैंने बस उनको कैलकुलेट कर दी। वो जी हैं 20,000 प्लस जो आपकी प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट है ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, वो हमने भी निकालनी है, क्योंकि हम यहाँ प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं ना। हमारी जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है ना, जो हमने फ्यूचर में पे करनी है 5 साल बाद, हमारा ये एसेट है ना 3 साल बाद, इसकी लाइफ कितनी है? 3 साल बाद इसने मर जाना है। फ्यूचर वैल्यू फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट आप ले लो 1,00,000, मतलब आपको लगेंगे फॉर एग्जाम्पल 50,000। आपका जो डिस्काउंट रेट है ना, 10%। आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? प्रेजेंट वैल्यू कैसे होती है? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 + r⁻⁻n। हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में कितने पैसे करने हैं? 50,000 पे। हमारा डिस्काउंट का रेट कितना है? 10%। प्लस कितने साल बाद पेमेंट होनी है जी? 3 साल बाद। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी से बता दो। थ्री सेवन फाइव सिक्स ठीक है। ये हमने निकाल ली, इसकी क्या निकाली जी? प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। कि हमने 3 साल बाद जब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी ना, हमने 50,000 देने। हमने कहा 3 साल बाद देने होंगे आपने, 50,000 देने होंगे। लेकिन हमारा स्टैंडर्ड कहता है आप उसको किस चीज पे रिकॉर्ड करोगे? आज प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। चलो यार ना बन बॉक्स। समझ आ गई बात? यहाँ तक समझ आ गई बात तो ओके की रिपोर्ट दे दो जल्दी से। जी सर। जी सर। अच्छा, हमने कहा फिर आज ये जो है ना, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है जी? 3766। तो हमारी एसेट की कॉस्ट क्या बनी जी? कॉस्ट ऑफ एसेट क्या आई हमारे पास? इसको जमा कर दो, इसको जमा कर दो, इसको जमा कर दो, तो एसेट की कॉस्ट आ जाएगी ना बच्चों? जी। जी। ये जल्दी से फिर बताओ कितनी आएगी? 157566। 75। 157566, यही है ना? जी जी। सर। तो मैं अपने पास क्या एंट्री करूंगा? अब देखो मेरी बात सुनो आराम से। ये हमने हमने एंट्री की, पीपी को डेबिट करो 157566। कैश हमारे पास से पैसे कितने गए? हमारे पास से पैसे परचेज प्राइस के पैसे दिए होंगे जी, दिए होंगे। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड खर्चों के पैसे दिए होंगे, हाँ जी दिए होंगे। तो ये दो खर्चे दिए हैं, इसको तो अभी देना है हमने फ्यूचर में, ये नहीं दिया होगा अभी। तो 1,20,000 हमारे पास से गए कैश क्रेडिट। और हमने क्या कर लिया? प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट को 37,566 पे रिकॉर्ड कर लिया। यहां तक कोई सवाल हो तो पूछ लो। कोई सर सवाल है तो पूछ लो। नहीं। इतनी इतनी मासूम आवाज में ना बोला करो कि जैसे लगे कि समझ नहीं आया किसी को कुछ। समझ आ गया। चलो शाबाश। कुछ पूछने लगी है खदीजा जी? नहीं, मैंने कहा सर आ गया समझ सारा। अच्छा,
सर हमने तो फ्यूचर में 50,000 पे करने हैं। आज अपने आपने लाइबिलिटी अपने पास 37,566 रुपए पे क्यों बुक की है? फ्यूचर में आपने तो 50,000 पे करने हैं। तो हमने कहा था, स्टैंडर्ड ने हमें कहा था, आप अगर आज पैसे पे करो ना तो आपको पे करने पड़ेंगे 37,566। लेकिन आपने बच्चा आज तो करने ही नहीं बुक पैसे पे, आपने 3 साल बाद करने हैं। ठीक है, तो फ्यूचर में वो पैसे कितने पे करने पड़ेंगे जी? 50,000। इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस कितना है, जल्दी से बता दो। 12434। ये जी आप सूद की मद में पैसे पे करोगे, सूद की मद में पैसे। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, अभी आपको ना सारी बातें याद आ जाएंगी, सारी बातें। छोटी सी, 1 सेकंड लगेगा सिर्फ। जी ये और ये दो डॉट लगाए हमने, यूं किया हमने। पेमेंट होनी है यहाँ पे, ठीक है। हमें एसेट यहाँ पे मिल गया। IFRS 15 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें कोई एसेट ना यहाँ पे मिल जाए ना, यहाँ पे, और ये बंदा ना पेमेंट इसने करनी है यहाँ पे जाके, तो समझो समझो बात को समझो, लोन किसने लिया है यहाँ पे? इस बंदे ने, इस बंदे ने लोन लिया है ना। इस बंदे ने इस बंदे को 5 साल बाद पेमेंट देनी है। ये जी बायर है, ये जी सेलर है। इस बंदे ने इसको क्या करना है, 5 साल, 3 साल बाद, सॉरी 3 साल बाद पेमेंट देनी है। तो ये ऐसे ही है ना जैसे इसने लोन ले लिया इससे। जी सर। ये बातें वहां की थी ना। जी। खदीजा की आवाज नहीं आ रही मुझे लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट लगे। टीचर अच्छा, अगर आप ना समझ आए मैं बात को ना, यहीं तक उस बातें वहीं तक रहने दो जहाँ थी। देखो, अगर आपने फ्यूचर में कोई चीज पे करनी है ना, फ्यूचर में कोई पैसे पे करना है, तो आज आप उसकी क्या निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू। और दोनों के दरमियान जो पैसे हैं ना उसके ऊपर सूद बुक करोगे अपने पास। इसके लिए आप टेबल बना लोगे, वही टेबल जो हम बनाते होते थे। ईयर, ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश, क्लोजिंग। काम वो करो जो हर स्टैंडर्ड में काम है। हमने कहा ये जो 37,566 है, ये लाइबिलिटी हमने जो किताबों में बुक कर ली, ये लाइबिलिटी 50,000 तक जानी चाहिए, क्योंकि हमने 50,000 पे करने हैं। हमने कहा ईयर 1 आया, 2 आया, 3 आया। हमारे पास ओपनिंग लाइबिलिटी कितनी है, 37,566। और हमारे इंटरेस्ट का रेट कितना है, 10%। इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा तो ये क्या बन गया, 3756.6, 3757। क्या पहले साल के एंड पे हमने कोई पैसे पे किए? नहीं। तो क्लोजिंग क्या आएगा, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस कैश इज इक्वल टू क्लोजिंग। तो 37,566 जमा 3757, ये क्या आ जाएगा, 41323। ये क्या बन जाएगा, 41323। फिर इसके ऊपर 10% सूद लगेगा, कितना बन जाएगा जी, ये बन जाएगा 4132। ठीक है, अब हम जमा करेंगे ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट 41323, फिर जमा करेंगे तो जवाब आएगा हमारे पास 4545। चलिए, सॉरी, दूसरे साल भी कोई कैश नहीं पे किया, ये आएगा यहाँ पे 45455। फिर जी 45455, इसके ऊपर 10% सूद लगेगा, तो ये बन जाएगा 4546। अब इसके अंदर जमा करेंगे हम तीसरे साल के एंड के ऊपर हम कितने पैसे देंगे जी, 50,000। तो यहाँ पे बैलेंस क्या आ जाएगा, 0। मैं आपकी एग्जांपल के लिए रखता हूँ, जो हमने ये पैसे पे करने हैं ना तीसरे साल के एंड पे, 31 दिसंबर 2003 पे जो पे करने हैं,
मैं कहता हूँ ये 1 जनवरी 2004 पे पे करना है, ठीक है। तो तीसरे साल के एंड पे कोई पैसे पे नहीं हुए, ऐसे ही यहाँ कोई पैसे पे नहीं हुए, तो ये पैसे ना किताबों में 50,000 नजर आ रहा है लाइबिलिटी, ये देखो इन दोनों को जमा करो 50,000 बन जाएगा। लाइबिलिटीज 37566 पे बुक की और उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते 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 कहाँ तक लेके चले गए, 50,000 तक लेके गए हैं। और 1 जनवरी 2004 को हमने पैसे दे देने हैं, जिस दिन पैसे दे देने हैं उस दिन लाइबिलिटी किताबों से खत्म कर देनी है। तो अब अपने पास एंट्री करो, वहां पे जो एंट्री करते होते थे कि आपने एक लाइबिलिटी को बढ़ाना है बढ़ाते जाना है। लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हो, लाइबिलिटी क्रेडिट पहले साल के एंड पे, ये साल के एंड पे एंट्री होगी 31 दिसंबर 2001 के ऊपर एंट्री होगी कि प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट को बढ़ा दो, कितने से, सूद से 3757, और इधर क्या बुक करोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस। फोर्थ हो गए लगता है, नहीं सुन रहा हूँ मैं। ये पहले नहीं बनवाया मैंने टेबल, ये पहले एंट्रियां नहीं करवाई मैंने सूद की। करवाया हुआ है। फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट बुक करोगे, कैसे करोगे बुक, ये रहा 4132, फिर एंट्री करोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है किताबों में। पे हमने 50,000 ही करना है, लेकिन आज उसको हमने प्रेजेंट वैल्यू पे बुक किया। हमने ये दिखा रहे हैं कि भाई इसमें से सूद का एलिमेंट अलग कर दो, कैश प्राइस और फ्यूचर वैल्यू का डिफरेंस ले लो तो सूद पता लग जाता है कितना सूद है। तो 4132 से दोबारा एंट्री कर देंगे। चलिए 31 दिसंबर 2003 आ गया, फिर हमने सूद बुक किया इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और लाइबिलिटी को फिर बढ़ा दिया किताबों से। अब लाइबिलिटी बढ़ते 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 ये किसे करेंगे, 4546, ठीक है। अब लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी रिकॉर्ड हुई थी 37566 पे, फिर इसके अंदर जमा हुआ 3757, फिर इसमें जमा हुआ 4132, फिर इसमें जमा हुआ 4546, इन सब का जमा कर लो, ये लाइबिलिटी 50,000 पे पहुंच चुकी होगी इस वक्त। फिर जब 1 जनवरी आएगी ना, 1 जनवरी 2004, जिस दिन आपने साइड रिस्टोरेशन करवानी है, फिर आप क्या करोगे, जो लाइबिलिटी है उसको प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट को डेबिट कर दोगे कि लाइबिलिटी खत्म हो जाए हमारी किताबों से और हमारे पास से 50,000 पे चले गए। तो ये एक फेयर प्रेजेंटेशन आ गई कि आपने असल में 37,566 रुपए पे किए हैं उस साइट रिस्टोरेशन के, और 124 ये जो ऊपर निकली थी अमाउंट, चल भाई किधर गया, 12434 जो आपने पैसे पे किए हैं वो आपने सूद की मद में पे किए, ठीक है। और ये सूद इसका टोटल करोगे ना इसी इंटरेस्ट का, तो ये यही बनेगा, यही 12434। समझ आई है गोंगलुओ, समझ आई है बात की समरी, समरी। इतनी आवाज आपकी जब स्लो हो जाती है मुझे पता लग जाता है कि हमने पढ़ा इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट में वो सारे लवाजमात आ गए, ये लेना ये लेना ये लेना ये नहीं लेना, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, ठीक है। उसमें भी पढ़ लिया, कॉस्ट मॉडल पे रख लो, रिवैल्यूएशन मॉडल पे रख लो। तीसरा टॉपिक आज हमने जो पढ़ा, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। सबसे पहले हमने पढ़ा डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है। अगर हमने एक एसिड को इंस्टॉल किया ना, तो साल जब उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी ना, तो उसको वहां से डी इंस्टॉल करना पड़ेगा, डी इंस्टॉल। इसको डिसमेंटलिंग भी कहते हो, रिस्टोरेशन भी कहते हो। अब जी जो आपने पैसे जिंदगी में फ्यूचर में जाके 5 साल बाद, 6 साल बाद, 2 साल बाद पे करने हैं, आप तो आज खड़े हो के एसिड को खरीद रहे हो 1 जनवरी के ऊपर, 30 जून के ऊपर, किसी भी दिन खड़े होके, लेकिन 2 साल बाद आपने वो पैसे पे करने हैं। स्टैंडर्ड कहता है कि जब आपने फ्यूचर में, ये ऐसे डायग्राम बना लेना, जब आपने फ्यूचर में कोई पे करना हो ना, फ्यूचर की जो पेमेंट फ्यूचर में पे करनी है, ये एसिड परचेज, एसिड परचेज डेट। अगर आप आज आज देखो ना कि आप आज कितने पैसे पे करोगे, फ्यूचर में आपने पे करने हैं 100, अगर ये काम आप आज ही करवा लो तो कितने में हो जाएगा। तो उसको चेक करने का क्या तरीका होता है कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। अगर मैं ये काम आज ही करवा लूँ ना, तो इसकी ये 90 रुपए में हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड कहता है ये जो फ्यूचर वैल्यू और आज करवाने में कैश प्राइस है ना, जो कैश प्राइस टुडे में डिफरेंस है ना 10 रुपए का, इसको इंटरेस्ट बुक करो अपने पास किताबों में,
और एसिड को आप 100 पे ही रिकॉर्ड करो, पीपी को डेबिट करो 100 से ही, ठीक है। पैसे तो आपके पास से जो गए होंगे एसिड की कॉस्ट की मद में, सर ये तो प्रिविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट है ना, चलो आई टेक माई वर्ड बैक। जो प्रिविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट है ना, वो आप क्या करो, पूरी की पूरी आपने 100 रुपए ही पे करनी है 3 साल बाद, पूरी 100 ही पे करनी है, लेकिन उसमें से जो 90 है ना वो आपने अपने पास रिकॉर्ड करनी है कि ये आपने साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट दी है, और 10 रुपए आपने अपने पास इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करने, ठीक है, समझ आई ये बात? जी सर। इधर देखो, जल्दी जल्दी ये सवाल करके दो मुझे, मैं यहाँ लेक्चर को एंड कर रहा हूँ, और आओ हम ये सवाल करते हैं। अच्छा कोई स्पेशल सवाल नहीं करवाने लगा मैंने बस इस चीज सवाल की प्रैक्टिस करवानी है, तो कल से मैं इस चीज को लेकर चलूंगा आगे। आज तो थ्योरी में इतना टाइम चला गया हमारा। तो ऑफिशियली यहाँ पे लेक्चर खत्म हो गया, और कोई ऐसी ढकी छुपी चीज नहीं है जो मैं बाद में करवाने लगा हूँ, एक छोटा सा सवाल इसी से रिलेटेड बिल्कुल। तो अपना ख्याल रखना, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, और आप लोगों ने मीटिंग अभी स्किप नहीं करनी।